अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज ईद पर आने वाली तीसरी फिल्म लफंगे का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन रिव्यू पे जाने से पहले एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो लफंगे का ईद से 2-3 दिन पहले खबर आ गई थी कि वो बैन कर दी गई है सेंसर बोर्ड की तरफ से। ये फिल्म किस वक्त पास हुई, किस वक्त इसको क्लियर किया गया, नहीं पता चला। ज़ाहिर फिल्म का एक जो पीक होती है उसकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक दफ़ा जब ये डिसाइड हो चुका था कि 3 फिल्में आ रही हैं, लेकिन जब ये आ गया सबके सामने कि बैन हो गया तो वो एक खिचड़ी सी पक गई, मिक्स हो गया सब कुछ। और उसके बाद ईद के पहले दिन कम से कम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये फिल्म नहीं लगी। ईद के दूसरे दिन जब ये लग चुकी थी, रात को मुझे पता चला, वो भी मुझे एक सिनेमे वाले रोज़ाना की शो टाइमिंग भेज देते हैं। अगर वो मुझे ना भेजते तो शायद इतनी जल्दी वो भी पता ना चलता, लेकिन और टाइमिंग थी जो हमेशा रोना रोया जाता है कि फ़िल्मों को प्रॉपर टाइम कुछ को नहीं मिलता, जिनका वाली वारस कुछ नहीं होता, कोई बड़ा मीडिया पार्टनर, बड़ा चैनल नहीं होता कोई। तो इसलिए जो लफंगे का टाइम था वो 1 बजे का था। वो फिर मैं ज़ाहिर है 1 बजे का टाइम ऐसा है, वो काम धंधे और दूसरे मसरूफियात इतनी होती हैं ईद के दिनों में कि वो शाम के टाइम ही जब बंदा अपनी मर्ज़ी से भी जब टाइम निकलता है तो आपके पास चॉइस होती है कि कितने शो होंगे। लंदन नहीं जाऊंगी देखनी है या कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, उसके आपके शो की इतनी ज़्यादा आपको एक मिल जाती है वैरायटी या टाइमिंग ऐसी मिल जाती है कि आप अपने पसंद का टाइम देख के उसमें शो देखा जा सकता है। लेकिन ये फिल्म भी दूसरे रिश्ते फिल्म की तरह और दूसरी फिल्मों की तरह जो जिनका मकसद तज़किरा भी करते हैं, और टाइमिंग सुबह 1 बजे किसने आना है, और जो जिस वक्त लोग निकलते हैं आके पूछते हैं फ़िल्म कौन कौन सी है, उस वक्त वो उस फिल्म का नामो निशान नहीं था। ये एक ज़्यादती अगेन लफंगे के साथ भी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए हर किसी को। और ये सेंसर बोर्ड वाला जो काम था ये भी बड़ा ख़राब हुआ, तो उस फिल्म को थोड़ा सा इस हवाले से जो एक पीक ईद के डेज़ थे उसमें ना तो शोज़ मिल सके उस तरह और ना ही उसको प्रॉपर तरीके से मार्केट किया गया, या ये बीच में खच मार दी गई कि सेंसर बोर्ड ने इसको फंसा लिया या जो भी है। अब आते हैं फिल्म के रिव्यू की तरफ। फिल्म के जो राइटर हैं और डायरेक्टर हैं अब्दुल खालिक खान हैं। उनका इंटरव्यू भी हमने सुना 1-2 जगह पे। और फिल्म की जो कास्ट है उसमें समी खान हीरो हैं, उनके साथ मुबीन कुबोल हैं, सलीम मिराज हैं, मानी हैं जो हिरा मानी के हस्बैंड हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कास्ट हैं। 3 यानी कि 4 ये करैक्टर हैं। उसके साथ साथ बेरोसा बजवारी हैं, नाजिश जहांगीर साहिबा भी हैं, गुले राना भी हैं बीच में वो संजय दत्त की तरह के जो बंदे हैं, मैं उनका तज़किरा भी बीच में करूँगा, वो हैं। और भी काफ़ी सारे जो छोटे छोटे करैक्टर में भी सामने आए हैं। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा सुहेल असगर मरहूम का, जिनकी ग़ालिबन ये आखिरी फिल्म थी, तो उनके हवाले से भी बात करेंगे ये जब अदाकारी में आएंगे। लेकिन अब्दुल खालिक खान की ये फ़िल्म कहा जाता है कि 22 दिन में मुकम्मल हुई है, और इसको 70% जो है वो एक ही सेट पे, एक ही जगह पे जो घर है वो वहाँ पे सेट लगाया गया है। जो भी इन्होंने बताया कि वो अपने तरीके से उसको किया गया है, ये वहाँ शूट किया गया। और बकौल अब्दुल खालिक खान के इनका जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है लफंगे का, वो बंगाली ड्रामा है कोई, उससे लिया गया है और हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इससे पहले पीछे तो देखो भी आई थी। फिल्म की तरफ आते हैं। स्टोरी तो चले 4 दोस्त हैं, घर में चले जाते हैं, बस ये मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। वहाँ पे जो भी होता है उनके साथ औसेफ ज़्यादा है या हॉन्टेड है, लेकिन दोस्तों का एक ये है कि दोस्त जो है अपनी ख्वाहिशात लिए हुए हैं चारों, और इन चारों का एक मिल मिला के कुछ करना चाह रहे हैं। तो फिल्म के अगर पहला हाफ और दूसरे हाफ के ऊपर बात कर ली जाए, फिल्म को जो डिपेंड किया गया है वो डायलॉग के ऊपर डिपेंड किया। वो किस तरह डिपेंड किया गया है फिल्म को कॉमेडी डालने के लिए, वो इस तरह के फिल्म के अंदर थोड़े से जूमैनी किस्म के, बल्कि किसी हद तक वल्गर अगर मैं कह सकूं, उस तरह के डायलॉग हैं जिसमें अक्सर 1-2 जगह पे, 2-4 जगह पे म्यूट भी होते हैं, या बीप तो नहीं है, हर म्यूट हो जाते हैं। तो इसको सहारा लिया गया उस तरह का। अब ये फिल्म का जो पहला हाफ है वो 45 मिनट का, दूसरा हाफ लंबा है। पहले हाफ के अंदर कोई चीज़ भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती सिवाय इसके कि सारे बंदे जो हैं, इवन सलीम मिराज तक जो है वो ओवर एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या मुबीन कुबोल को मैं क्रेडिट देता हूँ कि मुबीन कुबोल ने थ्रू आउट पूरी फिल्म के अंदर बहुत अच्छी अदाकारी की है। लेकिन मानी शुरू में, दूसरे हाफ का मैं बाद में जिक्र करता हूँ, शुरू में उनका भी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगी है। सलीम मिराज साहब का जहाँ पे वो शराब वगैरह के सीन है, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करके, क्योंकि कॉमेडी को कंसीव किया जाता है। सलीम मिराज ज़्यादा अच्छे अदाकार होने का भी बड़ा नुकसान होता है। पड़ोसी मुल्क में देख लें, अपने मुल्क में देख लें, जिस तरह मैंने
दम मस्तम के उसमें रिव्यू में भी कहा था कि इमरान अशरफ ज़्यादा अच्छे अदाकार हैं, तो ज़्यादा अच्छे अदाकार का सम टाइम होने का नुकसान होता है कि वो जहाँ पे नहीं भी अदाकारी डालनी होती वो कोशिश करते हैं यहाँ पे भी डाल दें। तो कुछ सीन जो होते हैं वो उसको नॉर्मल तरीके से ही किया जाता है। तो समी खान जो हैं बड़े अच्छे अदाकार हैं, इससे पहले भी फिल्में कर चुके हैं, काफ कंगना में भी काम किया, 2 फिल्में और हमने इनकी देखी थी, लेकिन इसमें उनकी भी ओवर एक्टिंग पहले हाफ में है, पहले हाफ में कोई चीज़ स्टैब्लिश नहीं है। अगर आप इसको देखें कि ये खैर हॉरर कॉमेडी इसका वो है, लेकिन अगर आप फुकरे के साथ, गोलमाल के साथ, या वो तो फुल कॉमेडी फिल्म थी गोलमाल, या आप इसको हाउसफुल के साथ करना चाह रहे हैं, तो वो करैक्टर्स का वो फिल्में इसलिए बनी है कि उन करैक्टर आपस में जेल इन बहुत ज़्यादा है। इसमें किसी जगह नज़र नहीं आता कि करैक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ जेल इन है। ये एक इस फिल्म का सबसे बड़ा फ्लॉ है, जिसको मेरे ख्याल में कॉमेडी फिल्म के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। उसके साथ साथ आप अगर देखें कुछ लाइनें जो हैं वो बोलते हैं, लाइनें बोलने की टाइमिंग जो है उसके ऊपर लोग हंसी नहीं आती। अब नज़र आ रहा है सिनेमा के ऊपर, और सिनेमा भी फुल था। अगर मैं अकेला या मेरे साथ 2-4 लोग बैठ के देख रहे हो तो ये चीज़ याद रखिएगा, सिनेमा के अंदर अगर लोग ज़्यादा हैं, चल मेरा पुत मैंने ज़्यादा लोगों के साथ देखी थी, बहुत और तरह की फीलिंग आई थी। जब मैंने बिल्कुल अकेले या थोड़े से कम लोगों के साथ देखी थी, और तरह की आई थी, एक होता है। तो मैंने पूरे उसके साथ देखी है, हाउसफुल था, छोटी स्क्रीन थी, हाउसफुल था, फिर भी कोई कहीं तिल धरने की जगह नहीं। तो ज़िंदगी में पहली तो मैंने फ्रंट रो में बैठ के डिजिटल सिनेमा पे फिल्म देखी, पुरानी फिल्में देखते थे पुराने सिनेमाओं पे, तो ये देखिए। लेकिन इसमें लाइन्स जो हैं वो अननोटिस चली जाती हैं। वो जो संजय दत्त है, जिस तरह वो कहते हैं मथीरा की तरह ये है, वो उनकी लाइन, इसी तरह काफ़ी सारी लाइन्स हैं। मैं यहाँ पे अगर गिनवाना शुरू करूँ, कॉमेडी लिखी गई, कॉमेडी के साथ अगर लाइनें अननोटिस चली गई, या तो लिखने वाले में प्रॉब्लम है या उसकी एग्जीक्यूशन अदा करने वाले की टाइमिंग में प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में जावेद शेख साहब एक जुमला बोलने लगते थे, लोग हंसना शुरू हो जाते थे। ये होती है टाइमिंग। रौनक अली का किरदार था उसमें, वो मैंने उसके रिव्यू में पूरा भरपूर तरीके से बताया भी है आपको, जावेद शेख साहब का। तो ये था, पहले हाफ के अंदर आपको भरपूर जोर लगाता हुआ नजर आएगा। आप अभी जाके फिल्म देखें और वहाँ पे आपको सिनेमा के अंदर बिल्कुल संजीदा कोई हंसी नहीं है, कोई मतलब एक बेसाख्ता हंसी आ जाती है। ये मैं सिर्फ सिनेमा वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ। कुछ जगह पे आई भी है मुझे हंसी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो वो एक जोर लगा रहे हैं, नज़र आ रहा है कि जोर लगा रहे हैं, लेकिन इनसे कॉमेडी हो नहीं रही। तो ये एक थोड़ा सा इसके अंदर ये भी था। दूसरा वो जलन का मैंने पहले बता दिया। तीसरा हॉरर कॉमेडी, वैसे बाय द वे इससे ज़्यादा पीछे तो देखो में थी इस फिल्म से ज़्यादा, इसको हॉरर कॉमेडी कहा गया, इससे कॉमेडी ज़्यादा हॉरर कम है। तो इसी वजह से आप जो है इस दूसरे हाफ के अंदर थोड़ी सी फिल्म संभलती है, लेकिन उसका बिल्टअप ऐसा था कि वो उस तरह से फिर फिल्म में वापस नहीं आ सके। मैं अक्सर कहता हूँ कि दूसरे हाफ में फिल्म संभलनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पहले हाफ में उसका बिल्टअप अच्छा ना हो। बिल्टअप जब इस तरह का होगा तो फिर वो उसका इंप्रेशन रह जाता है। दूसरे हाफ में फिल्म को संभाला गया, ख़ासतौर पर 2-3-4 जो सिचुएशन कॉमेडी के सीन है, जहाँ पे सलीम मिराज साहब पी लेते हैं और पीने के बाद उन्हें भूतों से डर नहीं लगता, भूत अब जोर लगा रहे हैं कि डरें, वो बड़ी अच्छी सिचुएशन कॉमेडी है, बड़ी हंसी आती है वहाँ पे। जो वो डेफ हैं, सुन नहीं सकते, मानी जो हैं सलमान साकिब, लेकिन उनके सामने अब वो आके चीख रहा है, भूत डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं डर रहे हैं बिल्कुल भी। ये बड़ी अच्छी सिचुएशन कॉमेडी थी। 1-2 जगह पे और ख़ासतौर पे शाहरुख खान की जो उन्होंने की है मुबीन कबूल साहब ने, मुबीन कबूल साहब को क्रेडिट जाता है, वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बाकी ओवरऑल जो है वो इस फिल्म के अंदर उस तरह से इम्प्रेशन नहीं छोड़ सकी वो फिल्म जिस तरह छोड़ना चाहिए था। लोग अब फिल्म देखने आते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़रा थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं ज़रा अदाकारी की तरफ आ जाता हूँ। फिर अदाकारी में पहले मैं सोहेल असगर साहब का जिक्र कर लेता हूँ। सोहेल असगर साहब मरहूम हो गए हैं, हमारे बड़े अच्छे सीनियर अदाकार थे। इसमें डॉक्टर का किरदार अदा किया है, डॉक्टर का बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, डायलॉग भी अच्छे बोले हैं। लेकिन मुझे नए देखने वालों को बहुत अच्छे लगेंगे, मुझे थोड़ी थोड़ी फील आती है डायरेक्ट हवालदार में इरफान खोसर साहब जिस तरह बोले, तो वो मेरा बच्चा तुम बात सुनना यूँ करके ना, सेम वही वाली डायलॉग डिलीवरी का जो अंदाज़ है उनका, और जो लहजा है और एक्सेंट और आवाज़ जो निकाली है वो बिल्कुल उसी तरह की है। सोहेल असगर साहब का था। उसके बाद आ जाते हैं समी खान साहब पे। समी खान साहब ने लुक अच्छी है, लगते हैं हीरो, लेकिन इसमें थोड़ी कॉमेडी करने की कोशिश की है, इतने ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं है एज़ कम्पेयर टू मानी दूसरे हाफ में। ख़ास तौर पे शुरू में उनका भी है थोड़ा सा इशू, दूसरे हाफ में मानी, और ख़ास तौर पे मुबीन कबूल, वो जो भी डायलॉग बोलते थे वो लाहौरी टच में आ जाते थे। एक हेयर कटर यानी बार्बर शॉप का वो दिखाया उसको, तो वो उसमें आ जाते थे, तब भी वो सही बोलते थे। लाहौरी टच के साथ आते थे, तब भी वो शक्ति कपूर की नकल करते हैं, तब भी इंडिया के एक और अदाकार की नकल करते हैं, तब भी इसी में वो शाहरुख खान की नकल करते हैं, और इसी गाना भी पिक्चराइज करवाया है एक पुराना दोबारा से उसमें। तो वो मुबीन कबूल को मेरे ख्याल में इन सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए।
अब आ जाते हैं मिराज, सलीम मिराज साहब की तरफ। सलीम मिराज हमारे बहुत अच्छे अदाकार हैं। अगेन उसमें थोड़ी सी उन्होंने ओवर एक्टिंग की है। वही फिर आपस में इशू था कि शायद ये उस तरह से जल इन नहीं हो सके जिस तरह से अमूमन इस तरह की फिल्मों में करैक्टर्स को आपस में होना पड़ता है, ताकि टाइमिंग का जो फ़र्क है और जो टाइमिंग जो डिलीवर करना चाह रहे हैं सिनेमा वालों के आगे या देखने वालों के आगे, तो वो प्रॉपर तरीके से आगे डिलीवर हो सके, वो उस तरह नहीं हो सकी है। अब आते हैं जनाब, फिर इसमें गुल राना का भी अच्छा किरदार है। बरोज सब्ज़वारी साहब को ज़ाया किया गया। इस फिल्म की बुनियादी, अगर मैं दोबारा एक दफ़ा फिर एक चीज़ मैं मिस कर गया था उसमें आऊँ, तो यही चीज़ थी पीछे तो देखो मैं कि स्टोरी के बाद स्टोरी शुरू हो जाए, स्टोरी के बाद स्टोरी शुरू हो जाए, तो क्लाइमैक्स किस वक्त आएगा। तो इसमें भी यही सूरत हाल है कि पहले चलो दो करैक्टर तो अपनी स्टोरी बता देते हैं शुरू में, मुबीन गोबोल भी बता देते हैं, वो मानी भी बता देते हैं, सलीम मिराज भी चले बता देते हैं अपनी, लेकिन जो समी खान है वो ज़रा लेट बताते हैं। दूसरे हाफ में आके वो एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है। उस टाइम ऑलमोस्ट फिल्म अपनी ग्रिप में ले चुकी होती है अमूमन फिल्म में, लेकिन जिस टाइम एक उनके सामने नया चीज़ रख दी जाए कि ये अब नया है। अच्छा, उसके बाद फिर जो बरोज सब्ज़वारी साहब हैं उनकी एक अलग स्टोरी है, वो बिल्कुल क्लाइमैक्स आखिरी 15 मिनट में वो सुना रहे हैं। अब देखें, फिल्म के अंदर एक क्लाइमैक्स होता है, उसको किसी ना किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचाया जाता है। आप नई नई स्टोरियाँ खड़ी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको उस फिल्म के ऊपर ग्रिप नहीं है, आप ये भी डालना चाह रहे हैं वो भी डालना चाह रहे हैं कि इस तरह भी फिल्म शायद हिट हो जाए। इस तरह इसका मतलब है कि आपने फिल्म को पेपर पे सही तरह नहीं उतारा, उस फिल्म को सही तरीके से कंसीव ही नहीं किया। तो इसी वजह से मैं, बहुत मशहूर फिल्म है ज़िद, बाबरा शरीफ, गुलाम मुहीउद्दीन और सबकी, उसके बारे में यही कहा जाता है कि उसमें जिस वक्त आसिफ खान साहब के साथ वो मनीज़ा शेख वाली स्टोरी जो चल पड़ती है बाबरा शरीफ नदीम के, तो वो फिल्म के दूसरे हाफ में उसने फिल्म को डिट्रैक किया था। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, माने में डायरेक्टर थे जावेद फाजिल साहब। अभी तो ये सारे नए लोग आ रहे हैं फिल्म में, कोई ड्रामों से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, तो इनको इस चीज़ को, टेक्निक को समझना होगा। फिल्म को जब समेटा जा रहा होता है आधे घंटे में, उस टाइम फिल्म को क्लोज किया जा रहा था, फिल्म को फैलाया नहीं जाता। तो ये, अच्छा खैर, मैं दोबारा अदाकारी की तरफ आता हूँ। एक वो संजय दत्त की तरह के हैं, बड़ी माजरत है, थोड़ी सी वफा चाहिए, मैं उनको देख चुका हूँ, ड्रामों में इतना देख चुका हूँ, लेकिन नाम मेरे जहन से निकल गया। तस्वीर में आपको कहीं नज़र भी आ जाएंगे, मूछें रखी हुई हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा, वो संजय दत्त की तरह बाय द वे उनके डायलॉग डिलीवरी, आप उसकी सनफ सरदार देख लें या जो संजय दत्त की बाद की फिल्में हैं जिसमें मोटे हो गए थे थोड़े, सेम उसी तरह आवाज़ भी उसी तरह है। और कहीं कहीं वैसे इनके खैर चेहरा गोल है थोड़ा, उनका थोड़ा लंबाई में है, लेकिन आंखें या किसी किसी तरीके जगह पे वो इवन शक्ल भी है, डायलॉग तो सेम उसी तरह। ये है। फिर बरोज नाजिश जहांगीर को भी ऑलमोस्ट ज़ाया किया गया। बाकी जो किरदार हैं छोटे छोटे, उसमें भी जो मेन किरदार थे मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं थोड़ा सा फिल्म के गाने की तरफ। कुंडी खड़काले खड़काले दिल का दरवाज़ा अटकाले अटकाले, कुंडी अटकाले दिल का दरवाज़ा खटकाले, आइटम सॉन्ग है, अच्छा है, सिचुएशन के हिसाब से है। और एक गाना एंड पे लफंगे लफंगे वाला, जो जिस वक्त लोग उठ के जा रहे होते हैं उस वक्त एक गाना। वैसे बाय द वे अगर एक आधा गाना और भी डाल दिया जाता है कि वो कॉमेडी के अंदर ज़ाहिर है, वो रोमांटिक गाना तो पहाड़ों के अंदर हो नहीं सकता, इसी तरह का आइटम सॉन्ग एक और भी डाला जा सकता था, फिल्म के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकता था, इसको किया जा सकता था। अगेन इस फिल्म के अंदर कमज़ोरियाँ भी हैं, कमज़ोरियाँ कुछ कॉन्टीन्यूटी की हैं, कुछ वैसे हैं, जिस तरह मैंने टाइमिंग का बताया, मथीरा वाले डायलॉग या कुछ इस तरह के, वो किसी को हंसी नहीं आती। इसी तरह सलीम मिराज साहब हैं, उनके जो जूते हैं वो घर में भी, और एक जगह पे ब्राउन जूते नज़र आते हैं सैंडल टाइप, और एक दो जगह पे जहाँ पे वो डायनासोर आगे उठाते हैं, ये किसका बच्चा पड़ा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे वो जूते ब्लैक हो जाते हैं, हालांकि एक ही घर के अंदर होते हैं। इवन अपनी बीवी को बाहर मिलने जाते हैं तो ब्राउन वाली कॉन्टीन्यूटी है, ब्राउन वाले अंदर भी हैं, लेकिन एक दो जगह पे ब्लैक भी नज़र आते हैं। फिर जो मानी हैं वो एक जगह सो रहे होते हैं, तो हालांकि वो उनका जो एयर वो मशीन जिसे हेयरिंग, वो जो उसको क्या कहते हैं, सोने वाली मशीन जो भी होती है उसको वो लगाया होता है उन्होंने, वो हालांकि उतारा होता है, लेकिन जिस वक्त भूत आता है, जिस वक्त आता है, वो उस वक्त लेटे हुए हैं, उस वक्त भी उनको सुनाई देता है, उसी के ऊपर ही रिएक्शन करते हैं। एक दो सीन और हैं जिसके अंदर वो मारने वाला सीन है जहाँ पे चारों किरदारों को मारते हैं, एंड पे लोहे का राड होता है या डंडा होता है, तो पहले वाले किरदार को इस जगह पे मारता है, उसका खून इस जगह से निकलता है, एक किरदार को सीधा मारता है, वो वाला ठीक है, दूसरे एक और किरदार को जब डंडे की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे आ रही है, पेट वाली साइड पे, लेकिन उसको ज़ख्म इस साइड पे आता है जिस वक्त मारने की कोशिश, तो ये भी थोड़े से इश्यूज हैं। इसी तरह सलीम मिराज साहब को जिस वक्त ऊपर कुर्सी के ज़रिए उठाया जाता है, तो वो अपने किरदारों की तरफ जब देखता है, उनके लुक रूम का भी इशू है। सलीम मिराज साहब की शर्ट का भी इशू है, ठीक है, शर्ट नीचे भी वही वाली पहनी हुई है जो पहलवान वाली, जो जॉन सीना है जो भी है बीच में, और ऊपर उन्होंने पिंक कलर की जो शर्ट पहनी हुई है,
कभी खैर उसके बटन बंद हो जाते हैं, चले इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कोई नई शर्ट नहीं शुक्र है लेके आ गए। लेकिन बहरहाल अगर शर्ट उतारते हुए या किसी जगह कंटिन्यूटी में दिखा दिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि ऊपर आपने पिंक कलर की शर्ट पहनी है, नीचे वो पहनी हुई है, अगले सीन के अंदर वो पिंक वाली शर्ट गायब हो चुकी होती है, उससे अगले सीन में फिर आ चुकी होती है, एक में उनके स्लीव्स पूरे ऊपर हैं, चलो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, वो चढ़ा लिए होंगे। तो जब शुरू में है वो पूरे के पूरे ऊपर वाले पिंक के बटन खुले हुए नीचे वाली नज़र आ रही है, फिर बाद में जब वो छोड़ देते हैं कहते हैं मैं नहीं करूँगा, वो खैर वहाँ से हो गए आते हैं, जो जिस तरह दिखाया, जो ख्याल आया, जो भी है, वो पूरे शर्ट के बटन सारे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा भी एक दो सीन ऐसे हैं जिसके ऊपर इश्यूज़ है कॉन्टीन्यूटी का ओवरऑल, लेकिन इस फिल्म को अब क्या मतलब है कि ना कोई हंसी आई इतनी ज़्यादा, ना कोई इतना एक्साइटेड होता है, कोई थ्रिल फील नहीं होती हॉरर होने की वजह से। हमारे यहाँ पाकिस्तानी फिल्में हॉरर इसी वजह से नहीं बनाई जा सकती, उन्हें पता है कि अगर हम असल में हॉरर बनाएंगे तो हमारे पास वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है जो गोरों के पास है, तो लोग डरेंगे नहीं। तो वो बेहतर रास्ता यही होता है कि हॉरर कॉमेडी कर ली जाए, ताकि जहाँ जहाँ भी उन्होंने हंसाना मकसूद हो तो बीच में ही हंसी भी डाली जा सकती है। अच्छा तरीका है, इसके ऊपर मुझे कोई मसला नहीं है। और हॉरर कॉमेडी फिल्में तो हर जगह इवन हॉलीवुड में भी बनती हैं, बॉलीवुड में भी बनती हैं, मसला नहीं है। मसला इस चीज़ से है कि इस फिल्म को संभाला नहीं जा सका। इस फिल्म में वल्गर किस्म के डायलॉग बोल के हंसाने की कोशिश की, जेल नहीं थे आपस में, कुछ इसका क्लाइमैक्स नहीं है, कुछ इसके कुछ ओवर एक्टिंग है। पहला हाफ और तरह का है, बिल्कुल छोटा है, 45 मिनट का है, दूसरे हाफ को लंबा कर दिया गया है। ये भी थोड़ा सा फिल्म को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया गया। तो ज़्यादती नो डाउट हुई है इस फिल्म के साथ कि इसको लाने नहीं दिया गया। लेकिन ये जो मसले मसाइल थे इस फिल्म के रिव्यू में, वही मैंने आपको बता दिए हैं। फिल्म को मेरे ख्याल में 4 नंबर आउट ऑफ 10 दिए जा सकते हैं। अभी तक के लिए इतनी। फिल्म लफंगे के रिव्यू के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।